नाउ स्वदेश आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मनी मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। एक और धमाकेदार ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन याद रखिएगा इस वीक एक्सपायरी है और एक्सपायरी के पहले का दिन है, तो देखना होगा कि मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है। इस शो में हम तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे, जैसे कि बाजार में कमाई की पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ग्लोबल बाजारों से आज क्या है ट्रिगर, बाजार पर डिम्पी कालरा की रणनीति भी आपको बताएंगे, ब्रोकरेज हाउस के पसंदीदा शेयर कौन से हैं ये भी आपको इस शो के दौरान बताएंगे। वही खबरों वाले शेयर कहां दिखेगा एक्शन, ये सब आपको बताएंगे। और इक्विटी के अलावा अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट्स, यहां पे भी भरपूर एक्शन देखने मिल रहा है। तो यहां पे कहां है एक्शन और कमाई वाले कॉल जो है वो भी आपको इस शो में देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह का सेटअप आज के लिए हमें देखने मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो लगातार 6 दिनों की तेजी के बाद फाइनली कल हमें थोड़ी बहुत सुस्ती जो है हमारे मार्केट्स में देखने मिली थी, लेकिन निफ्टी फिर भी हरे निशान में बंद हुआ था। सुस्ती जो या फिर दबाव जो है वो खासकर मिड कैप स्मॉल कैप्स में था और बैंक निफ्टी जो है वहां पे दबाव था। आज सुबह के अगर आप संकेत देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स खासकर एशियन मार्केट्स हरे निशान में दिख रहे हैं, यूएस के मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए हैं। लेकिन ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स में काफी कुछ हुआ है, खासकर यूएस के मार्केट्स, और वहां पे किस तरह के संकेत आ रहे हैं, जो हरे निशान में बंद हुए हैं उसको रीड कैसे करना है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल फिर से हमें यूएस मार्केट्स में हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिली है, इसके क्या मायने हैं या बताइए, और इसको कैसे रीड किया जाए, क्या संकेत है वहां से? वरुण, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हरे निशान में क्लोजिंग हुई है उसको आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो थोड़ी नरम रुख अपनाने के संकेत दिए हैं, उसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों में हमने तेजी देखी है। कल एक थोड़ा सा पॉज आया वहां पर, और हालांकि नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में करीब 80 अंकों के आसपास की तेजी रही है। ओवरऑल एक ठीक ठाक सेशन हमने अमेरिका में देखा है, और एक आंकड़ा आना था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। हालांकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में लगातार चौथे सत्र में गिरावट है, जो कुछ टैरिफ को लेकर हो रहा है, महंगाई के जो आंकड़े आ रहे हैं, थोड़ा सा कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे जरूर है, अनुमान से कम की रीडिंग आई है। और अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 12 साल की लोवेस्ट रीडिंग आई है अमेरिका में, और थोड़े से जो निवेशक हैं, जो लोग अपने पैसे को मैनेज करते हैं, वो थोड़े डरे हुए जरूर हैं, या इसी चीज को ये दर्शाता है ये आंकड़ा। 80 के रीडिंग का जो आंकड़ा नीचे का की जो रीडिंग होती है वो ये दिखाता है कि आगे मंदी को लेकर आशंकाएं हैं। रीडिंग क्या आई है? 65 की आई है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाली। 2 रीडिंग आती है, एक तो करंट रीडिंग आती है, एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की रीडिंग आती है, तो वो आई है 65 की, और 80 के नीचे का जो आंकड़ा होता है वो कहीं ना कहीं मंदी के डर को दिखाता है। तो ये एक आंकड़ा है, अदरवाइज बाजार में ऐसी कोई खास चिंता हमने देखी नहीं है। और अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें भारतीय बाजारों के लिए, तो भारतीय बाजार शायद इन संकेतों की तरफ ज्यादा ना देखें, क्योंकि अपनी संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। मैक्रोज अपने बेहतर हो रहे हैं, एफआईज की वापसी हो गई है, बैक टू बैक हम देखने की खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। एक अच्छी चीज ये भी हुई है कि ब्लैक सी में, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच में सहमति बन गई है युद्ध विराम को लेकर, वो हमले एक दूसरे पर नहीं करेंगे, और अमेरिका ने इस चीज को लेकर मध्यस्थता की थी। तो धीरे धीरे चीजें वहां पर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि एक हो सकता है कि आगे बढ़िया फ्यूचर वहां से निकल के आए पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एशियाई बाजारों की बात करें, निक्केई में लगातार हम दूसरे सत्र में तेजी देख रहे हैं, हालांकि तेजी ज्यादा नहीं है, 150 अंकों के आसपास की ही तेजी है। हांगकांग के बाजार में कल हमने भारी गिरावट देखी, आज रिकवरी की कोशिश है, वहां पर भी 100-150 अंकों के आसपास की ही तेजी है। और चीन के बाजार में, कोरिया के बाजार में फ्लैट टू पॉजिटिव सपाट कारोबारी है, थोड़े से हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी के साथ इन दोनों बाजारों में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सोने के प्राइस में थोड़े टैरिफ को लेकर हैंगओवर अभी भी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी जरूर आई है। भाव $3020-25 के आसपास ही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक रेंज में हमने कारोबार देखा है सोने में होते हुए ओवरनाइट। अगर हम क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि अगर वेनेजुएला पर रिस्ट्रिक्शंस के चलते अमेरिका के अगर सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता अगर इमर्ज होती है तो क्रूड को थोड़ा फायदा हो सकता है, क्रूड थोड़ा यहां से और ऊपर जा सकता है। भाव हालांकि $73 के आसपास टिके हुए हैं, ज्यादा वहां पर हमने चेंजेस देखे नहीं हैं। ओवरऑल ग्लोबल बाजारों से हम कहें तो बहुत कोई ऐसा सपोर्ट्स करने वाले ट्रिगर नहीं है, बट डैमेज करने वाले भी ट्रिगर नहीं है। आज फिर से अगर हम देखेंगे गिफ्ट निफ्टी, आप देखिए 60 अंकों पर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा।
और एफआईज की तरफ से बाइंग का फिगर आया है। जो सबसे बड़ी चिंता थी वो शायद बाजार की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाए आने वाले समय में, और वो हम लोअर लेवल से रिकवरी के फॉर्म में बाजार में देख भी रहे हैं। तो ओवरऑल संकेत ठीक ठाक हैं, और जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी कुछ कुछ बाजार को सपोर्ट करने का काम करेगा। जियोपॉलिटिक्स जो है वो भी बाजार को सपोर्ट करने का काम करेगा। ओवरऑल संकेत अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, कहीं से कहीं कोई दिक्कत की बात जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और रूस और यूक्रेन के बीच में जो हालात है वो भी सुधार के संकेत दे रहे हैं। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को हम कैसे पढ़े। जैसे कि अभिषेक ने बताया कि अच्छे खासे हमें संकेत देखने मिले। इनफैक्ट नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो कल के क्लोजिंग से अब तक, यानी कि हमारे मार्केट के क्लोजिंग से अब तक नैस्डैक में करीब 180 पॉइंट के आसपास की, नैस्डैक फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं, तेजी देखने मिली। और आईटी इंडेक्स हमारा जो है वो भी लगातार अगर आप देखेंगे तो 4 दिनों से तेजी में है। तो मार्केट के क्यूज को कैसे पढ़ना है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। लेकिन डिम्पी से बात करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कल डिम्पी ने क्या कहा था। कल डिम्पी ने कहा था कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और आप देखिए कल बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, निफ्टी यहां पे फ्लैट बंद हुआ है। कल डिम्पी ने लेवल्स दिए थे कि 23,800 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी में, और वहां से देखिए निफ्टी फिर से रिटर्न आते हुए दिखाई दिया, और क्लोजिंग जो है 23,668 के आसपास देखने मिली। बैंक निफ्टी में 52,000 के लेवल्स की बात जो है कल डिम्पी ने की थी, और कल का आप हाई देखिए बैंक निफ्टी में 52,063 के आसपास जो है कल बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया है। तो कल सुबह 7:30 बजे आपको 18 हाउस स्वदेश में डिम्पी कालरा ने बता दिया था कि मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और वहां से ही देखिए मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया है। तो आज किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, खासकर क्योंकि कल एक्सपायरी है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का ट्रेडिंग सेशन। तो डिम्पी को जोड़ लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि किस तरह के संकेत वो आज देख रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताइए आज आपकी रणनीति क्या होगी और कौन से लेवल्स पे आज नजर रखें, गिवन द फैक्ट कि कल एक्सपायरी भी है। गुड मॉर्निंग वरुण, थैंक यू वेरी मच सारे लेवल्स वापस से याद दिलाने के लिए और रिकॉल करने के लिए। देखिए मार्केट का जो डाटा है हम सिर्फ उसी में बात रखते हैं, इसमें हमारा 1% भी इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, अपना ब्लेंड नहीं करते। और जो डाटा भी ये बता रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज होगा। मार्केट थोड़ा हीटेड था बट कल ज्यादा गिरावट तो नहीं आई, बट मार्केट ने अपना पुट कॉल रेशियो ठीक कर लिया, यानी कि जो ओवर हीटेड का स्टांस था उसको वापस से नॉर्मल कर लिया। ये पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा। कल मैंने आपको एक और पॉइंट भी बताया था कि एफआईज की होल्डिंग सिर्फ 1% बढ़ी है, और यहाँ पे आके थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। आज आप देखो एफआईज की होल्डिंग 2% घटी है और ये 32 से 30 हो गए हैं। इसका मतलब एफआईज का जो फ्लो बढ़ रहा था पर डे बेसिस पर, वो थोड़ा अपने यहाँ पे आके रुका है। इसका मतलब ये है कि बाजार को यहाँ पे समय निकालना है। एक और चीज, डेरिवेटिव एक्सपायरी भी सामने खड़ी है, और बैंक निफ्टी का जो रोल ओवर है वो 60% हो चुका है, यानी कि जिनको माल आगे कैरी करना है वो कर चुके हैं, जिनको काटना है काट चुके हैं। इसलिए मोमेंटो जनरेट नहीं होगा बहुत ज्यादा। और अगर कल आप पूरा बाजार गौर से देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे बाजार ऊपर जाना तो चाहता था लेकिन उसका प्रेशर नहीं बन रहा था। ये प्रेशर क्यों नहीं बन रहा था बाजार का ऊपर? क्योंकि प्रेशर जिसपे बनाना होता है उनका नाम होता है शॉर्ट्स, और ऑलरेडी आप शॉर्ट्स कवर तो पहले ही कर चुके हो और बहुत ज्यादा कर चुके हो। तो अब आपको चलने के लिए या तो लॉन्ग चाहिए, यानी कि नए प्लेयर्स चाहिए मार्केट के अंदर, नहीं तो फिर आपको साइडवेज जाना पड़ेगा। एक्सपायरी ही होने की वजह से नए प्लेयर्स अभी आएंगे नहीं, वो सीरीज के शुरू होने पर ही आएंगे। तो अगले 2 दिन यानी कि आज का दिन और कल का दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करेगा। मेरे को नहीं लगता बाजार को कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी है। अगर जल्दबाजी है भी वो 23,800 पे आके ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो 24,000 तक का पूरा रेजिस्टेंस बैंड है। आप मेरे से बोलेंगे सर 23,824 है कि 924 है, तो मैं बोलूंगा नहीं, 23,800 से लेके 24,000 के पूरा बैंड रेजिस्टेंस बैंड है, और ये आपको अगले 2 दिन और मैं बोलूंगा अगले 5 दिन तक ये पार नहीं होगा। तो 23,500 का सपोर्ट है, अगर ये गया तो फिर 23,300 भी आप आ जाओगे, फिर आपको एंट्री करने का बढ़िया वापस से मौका मिलेगा। बट मैं चाहता नहीं और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए 23,500 का रजिस्टर समझे। बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आ जाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल 51,600 के आसपास हमने क्लोज किया हुआ है, और 52,000 से टूट के आए हैं। बाय द वे, इस चीज का ध्यान रखा जाए तो जो हमें अचीव करना था ऑलरेडी हम अचीव कल कर चुके हैं, बट फर्स्ट हाफ में हुआ था। तो आज का अगर आप जो गैप अप मिल रहा है ना, ये जो कल डैमेज हुआ है इसको सिर्फ तो फिर रिपेयर करने के लिए आ रहा है, नए लेवल्स के लिए नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो भी कल डैमेज हुआ ऊपरी स्तरों से सिर्फ उसको रिपेयर करने के लिए हम आज फिर से ऊपर चलेंगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने पर हम फिर से कंसोलिडेट करने लगे। ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव एक्सपायरी है,
तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन आपको अच्छा करना है, कहाँ पे लॉन्ग कहाँ पे शॉर्ट है, सारी कैलकुलेशंस करके बैठना, और हम भी आपको 8 बजे के अंदर विस्तार से सारी चर्चा बताएंगे। एक और चीज के साथ मैं खत्म करूंगा, कल इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, इंडेक्स के कैश के अंदर और साथ ही ऑप्शंस के अंदर, तीनों के अंदर बाइंग हुई है। ये अच्छा साइन होता है बाजार का बॉटम बनने के लिए, इसलिए ज्यादा डरना नहीं, घबराना नहीं। ये सिर्फ एक फेज है मार्केट का, जो अपना फेज कंप्लीट हो रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। मार्केट में कोई मेजर क्रैक अभी विजिबल नहीं है, और मेजर अपसाइड के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए थोड़ा रुकना भी पड़ेगा अभी। चलिए, तो मार्केट में अभी भी ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। हालांकि अगले 2 दिन जो है वो शायद मार्केट साइडवेज रह सकता है, ये डिम्पी का साफ साफ कहना है, क्योंकि एक्सपायरी आपके सामने खड़ी है और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो है वो चाहिए होगी, तभी शायद मार्केट जो है वो यहाँ से तेजी पकड़ेगा, और वो शायद अगली एक्सपायरी में होते हुए आपको साफ नजर आएगा। और लेवल्स जो है वो आपको डिम्पी ने बता दिए हैं, तो वहाँ पे आप रखेगा नजर। शुक्रिया डिम्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति जान लेते हैं। और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं investedu.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी, बताइए सर, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को, और खासकर अपने स्टॉक्स बताइए सर। गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मेरे हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन होना चाहिए, जैसा डिम्पी भी अभी कह रहे थे। ऊपर 23,800 24,000 के बीच में एक अहम रेजिस्टेंस है, और नीचे 23,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। उससे पहले 23,600 पे भी थोड़ा मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ये जो अहम पड़ाव है मार्केट के लिए, ये क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और इतने बड़े अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन अच्छी बात भी है मार्केट के लिए। सेम बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करना चाहिए। 52,000 ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे 51,200 51,000 का अच्छे सपोर्ट है। तो इस कंसोलिडेशन के बीच में मेरे हिसाब से सेक्टोरल मूव्स और स्टॉक स्पेसिफिक अप मूव्स आपको देखने मिलेंगे। तो उसी लिहाज से मेरे पास 2 बाय रिकमेंडेशंस है। पहला है बजाज फिनसर्व। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट किया है कंसोलिडेशन से, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, कल का मूव बहुत ही शानदार था। 2050 के टारगेट के लिए खरीदना है, 1910 का स्टॉप लॉस लगाना है हमें यहाँ पे। सेकेंड है ट्रेंड का स्टॉक। काफी एक बड़े गिरावट के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है, और अहम मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अब स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ट्रेंड पे हम खरीदारी करेंगे, और इसमें टारगेट लगाना है आपको 5,500 का, स्टॉप लॉस लगाना है 5,050 का। तो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी या फिर बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो बजाज फिनसर्व और ट्रेंड, ये 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लेकिन इस नोट पे लेते हैं क्विक ब्रेक, कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे, और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे। गुड मॉर्निंग वरुण। बहुत सारे मैक्रो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो उस पर भी फोकस करेंगे, और बहुत सारी कंपनीज क्लैरिफिकेशंस दे रही है। कल भी हमने देखा टैक्सेशन के इश्यूज को लेके, अभी स्टारल पे भी नजर है। थोड़ी सी एडवर्स न्यूज फ्लो है स्टारल पे। अगर बात करें तो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो भी क्लेम सेटलमेंट इश्यूज हो रहे हैं वो जो है क्लरिकल नेचर के या कंप्लायंस के थ्रू आ रही है, और आईआईडीआई से अभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। इसके अलावा केबल वायर स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। कॉपर रेट्स जो है ग्लोबली अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच कर गए हैं। ट्रंप ने भी कहा कि टैरिफ जो आती है कॉपर की, उस पे जो है ज़्यादा नज़र रहने वाली है बाजार की, और इसके कारण जो है आपके पूरे कॉपर प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है। अब मैं केबल वायर स्टॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कॉपर का सेगमेंट होता है, एल्यूमिनियम कॉपर जो लगता है, ये ऑलमोस्ट 35 to 40% जो है आपके टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स में आता है। और याद रखिए 2 या 3 क्वार्टर का एक लैग रहता है जब भी प्राइसिंग की चेंजेस आती है। तो केबल वायर स्टॉक्स पे नेगेटिव रिएक्शन, नीजक रिएक्शन देखने मिल सकता है। हमारा राजा, एक्साइड, ये सारे जो बैटरी वाले कंपनी, स्पेशली जो ईवी इकोसिस्टम के लिथियम आयन की, उनके लिए एक टाइप से रिलीफ आया है। गवर्नमेंट ने जो है इस सेगमेंट को कोर ऑटो कंपोनेंट्स के डेफिनेशन में ले आया है, और जो सेफ हार्बर रूल से इसमें भी शामिल कर दिया है। नेट ज़्यादा टैक्स स्क्रूटनी नहीं होगा इस इकोसिस्टम में एक सर्टन लेवल तक। अगर बात करें एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए, तो इसके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। रशिया और यूक्रेन की जो हॉस्टिलिटीज़ है ब्लैक सी में, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और ये बड़े अनाउंसमेंट जो है गवर्नमेंट से भी आने लगे हैं। अब इसके कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सनफ्लावर ऑयल है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टेड मटेरियल्स है, इंडिया में आता है, और एक टाइप से आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल होता है इंडिया के एफएमसीजी कंपनीज को लेके। तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। एनसीसी 10,000 करोड़ का ऑर्डर बीएसएनएल के द्वारा आया है। एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो 100 मेगावाट कैपेसिटी का जो है 320 मेगावाट का सोलर पीवी प्रोजेक्ट आया है। आयरेडा ने जो एक बड़ा बोरोइंग प्रोग्राम भी अनाउंस किया, लगभग 30,800 करोड़ रुपए का, और इस स्टॉक में भी जो है हमने वॉल्यूम्स भी अच्छे मूवमेंट देखे पिछले 2 से 3 सेशन में। आईआरएफसी 5,000 करोड़ का लोन एग्रीमेंट किया है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। वही फेडरल बैंक पे भी जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई है, जहाँ पे उन्होंने 4% स्टेक लिया है एजीएस
फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में टोटल वैल्यू लगभग 100 करोड़ रुपए का है। DLF की जो आर्म है, DLF होम डेवलपर्स, लगभग 49% स्टेक लिए 500 करोड़ रुपए के लिए रिको ग्रीन से। और आखिर में ONGC पे भी नज़र रखिएगा, 3300 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे ONGC ग्रीन में, जो राइट्स इशू जरिए जो है वो सब्सक्राइब करने वाले। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैक्रो अनाउंसमेंट पे ज़्यादा आज स्टॉक्स जो है वरुण देखने जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है। डेफिनेटली। तो मैक्रो अनाउंसमेंट्स के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिसमें आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल सकता है। इनफैक्ट शरद, आपने FMCG स्पेस की भी बात की और मेरे ख्याल से मैरिको पे भी कोई रिपोर्ट आई है। अच्छी रिपोर्ट है, खराब रिपोर्ट है, क्या है? बिल्कुल, मैरिको की बात करें तो ऑफ कोर्स थोड़े दिन पहले ही मैरिको की जो एनुअल रिपोर्ट आई थी। ओके। लेकिन जो क्या चेक्स आ रही है तो थोड़ी सी कॉशियस टोन पे आई है, ये मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे अगर बात करें तो मैरिको की जो रिटेरिएट किया है बाई, टारगेट प्राइस रखा है वरुण 775 रुपीज़ का। मॉडलिंग कर रहे हैं 11 से लेकर 13% का एक म्यूटेड जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल सकता है। आगे जाते हुए डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है वॉल्यूम और प्राइसिंग में। और याद रखिए जो नए एज बिजनेस हैं यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा देखने मिल सकता है। और ओवरऑल जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है उनका वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे लगभग 5 से लेकर 7% जा सकते हैं। जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है वो थोड़ी रिकवरी देखने मिल सकती है। यहाँ पे आप याद रखिएगा डिमांड स्टेडी है, लेकिन फिर भी 15 से लेकर 20% तक का प्राइस हाइक्स ऑलरेडी आपको देखने मिला है पैराशूट और सफोला दोनों सेगमेंट में। जो नए सेगमेंट्स की बात करें तो प्लिक्स और बियर्डो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है। क्विक कॉमर्स बहुत छोटा है लेकिन सिर्फ 3% इंडिया के सेल्स का है। हालांकि जो शॉर्ट टर्म में अभी भी कमेंट्री वीक है क्योंकि इनपुट प्राइसेस अभी हायर साइड में है और कोपरा एक टाइप से इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है जिसके दाम अभी भी बढ़े हुए हैं। तो ऑफकोर्स ओवरऑल देखा जाए तो कॉशियस टू नेगेटिव जो है ये ब्रोकरेज टेक आया है मोतीलाल ओसवाल का मैरिको पे। चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स न्यूज़ बताने के लिए और साथ ही साथ मैरिको पे ये इंटरेस्टिंग नोट बताने के लिए। तो एक कॉशियस नोट है, 775 का प्राइस टारगेट है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी पे फोकस करते हैं। कमोडिटी मार्केट पर कहाँ नज़र रखना है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जी। केडिया जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ET नाउ स्वदेश पे। सर, खासकर जिस तरह से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, गोल्ड और क्रूड खासकर, इसमें क्या करना चाहिए सर, और बाकी कमोडिटीज इसके बारे में बताइए सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल फ्रंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो 2 अप्रैल की डेट है, बिकॉज यहाँ पे टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं उसी को देखते हुए हमने देखा कच्चे तेल में एक उछाल आया था। वेनेजुला पे जिस ढंग से वेनेजुला सप्लाई के ऊपर जो टैरिफ लगने की बात हुई थी उसके बाद से हमने कच्चे तेल में जंप देखा था, बट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि डिमांड का कंसर्न है। तो उसी को देखते हुए कच्चे तेल में आज एक दायरे का सौदा रहेगा जहाँ पे 5950 पे बेचना है, 6050 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5800 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो सोना और चांदी भी एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊंचे भाव पे वापस दबाव बन रहा है। तो 87,800 पे बेचना है, 88,180 का स्टॉप लॉस रहेगा, 87,200 तक का टारगेट रहेगा। चांदी को कॉपर की वजह से कल सपोर्ट मिला था जिसकी वजह से हमने 99,000 का लेवल रिगेन किया है, बट 1 लाख का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। तो 99,500 पे बेचना है, 98,200 तक का टारगेट रहेगा। अंत में अगर कॉपर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ढंग से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं ये काफी बड़ी तेजी के संकेत है। तो यहाँ पे कॉपर इंट्राडे के लिहाज से 913 पे लेना है, 920 का टारगेट है, बट अगर हफ्ता 10 दिन का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है 945 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। शुक्रिया केडिया जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम कमोडिटीज़ पे अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन चलिए इस शो में इतना ही। अगला शो है हमारा